नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 21 में भाग 9 तक देखा था। भाग 9 में आपने आंख के बारे में संपूर्ण बातें पढ़ ली थी। आंख से संबंधित रोगों के बारे में भी आपने पढ़ लिया था। अब आते हैं हम उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में। भाग 10 के अंतर्गत पढ़ेंगे, जो कि है कर्ण अथवा कान। ईयर की स्ट्रक्चर कैसे होती है, कान की संरचना किस प्रकार से होती है, क्या क्या चीज़ें इसमें पाई जाती हैं और ये किस प्रकार से कार्य करता है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो नेक्स्ट आपका हेडिंग होगा कर्ण अथवा कान, से इंग्लिश में ईयर कहते हैं। कान के सिर्फ एक काम नहीं होता। हम लोग यही जानते हैं कि कान का काम होता है सुनना, नहीं, ये शरीर के संतुलन को भी बनाए रखता है। जो एयर प्रेशर होता है उससे शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। यानी कान दो संवेदी क्रियाएं करता है, दो संवेदी क्रियाएं करता है। याद करिए, कान दो संवेदी क्रियाएं करता है। कौन कौन सी? पहला सुनना और दूसरा शरीर का संतुलन बनाए रखना। चूंकि ये दो कार्य करता है, सुनना और शरीर का संतुलन बनाए रखना, इसलिए हम इसे कहते हैं श्रवणो संतुलन अंग, यानी इसे इंग्लिश में स्टैटो अकॉस्टिक ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? कान का दो कार्य होता है, एक तो सुनना और दूसरा शरीर का संतुलन बनाए रखना, और इसी वजह से इसे हम श्रवणो संतुलन अंग कहते हैं, स्टैटो अकॉस्टिक ऑर्गन कहते हैं। शरीर का संतुलन बनाए रखता है। वायु का दबाव जो पड़ता है उससे हमारे शरीर को संतुलित बनाए रखना, यह कार्य कर्ण यानी कान का होता है। यहाँ पर हम कान का इंटरनल स्ट्रक्चर बना के रखे हैं। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, क्या क्या चीज़ें इस कान के अंदर पाई जाती है। हम जो हिस्सा देख पाते हैं वो ये होता है। ठीक है, ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग हम देख पाते हैं और ये सारी चीज़ें अंदर होती हैं। इसको पढ़ने के लिए हम इसे तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। तीन भाग कौन कौन से? पहला बाह्य कर्ण यानी आउटर ईयर, दूसरा मध्य कर्ण यानी मिडिल ईयर, और तीसरा अंतःकर्ण यानी इंटरनल ईयर। आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। याद करिए, कान को तीन भागों में बांटा जा सकता है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। कर्ण मतलब कान। पहले हम याद करेंगे कि किसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। बाह्य कर्ण में तीन चीज़ें आती हैं। एक कर्ण पिन्ना यानी ये, दूसरा बाह्य श्रवण गुहा, और तीसरा कर्णपटह झिल्ली, यानी यहाँ पर अभी इंग्लिश लिखना पॉसिबल नहीं है, मैं लिखता हूँ भी। ठीक, पहले याद करेंगे, कर्ण अथवा कान को तीन भागों में बांटा जा सकता है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। बाह्य कर्ण कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग। ठीक है, यहाँ तक का भाग जो कहलाता है वो है आउटर ईयर। ये जो भाग आप देख रहे हैं ये है मध्य कर्ण यानी मिडिल ईयर, और जो अंतःकर्ण है वो ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग अंतःकर्ण कहलाता है। बाह्य कर्ण में तीन चीजें आती हैं। एक हो गया ये पिन्ना, ठीक है, जो बाहर की संरचना है, ये लचीली तंतुमय उपास्थि से मिलकर बना होता है, यानी कार्टिलेजिनस होता है। यहाँ पर कोई बोन नहीं होता, ये बोन नहीं है, ये क्या है? कार्टिलेज यानी उपास्थि है। दूसरा बाह्य श्रवण गुहा यानी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, कान से अंदर एक नली होती है, वो यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक फैली होती है? इस जगह तक।
ये कहलाता है कान का पर्दा, यानी इसे हम कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मतलब कड़पटा झिल्ली, कड़पटा झिल्ली। सबसे पहले आपको वर्ड याद कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है पहली बार सुने हो। कड़पटा झिल्ली क्या होता है, तो याद करिए, कड़पटा झिल्ली यानी कान के पर्दे को कहते हैं। इसे इंग्लिश में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। बाहर से लेकर अंदर तक जो नली यहाँ तक जाती है, उस नली को हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, यानी बाह्य श्रवण गुहा। और जो बाहर का भाग होता है जिसे हम छू सकते हैं, जो कि हमारे शरीर का एक अवशेषी अंग है, इसका कोई यूज नहीं है, ये पिन्ना कहलाता है, कड़ पिन्ना। ठीक, कड़ पिन्ना। यहां पर आपको आउटर ईयर के बारे में बता दिया गया। आउटर ईयर यानी बाह्य कड़ में कौन कौन से भाग आते हैं, पिन्ना और बाह्य श्रवण गुहा यानी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तीसरा कड़पटा झिल्ली यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली होती है जिसे हम कान का पर्दा कहते हैं। और उसके बाद शुरू होता है मध्य कड़ यानी मिडिल ईयर। इसमें क्या चीज़ें पाई जाती हैं, मध्य कड़ में मुख्य रूप से 3 चीज़ें पाई जाती हैं। 3 अस्थिकाएँ होती हैं, ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स जिन्हें कहते हैं। हड्डी होती हैं, बहुत छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं। इनमें 3 हड्डियाँ होती हैं, एक है मैलियस, ये वाला जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है, और दूसरा इनकस। इनकस मैलियस और स्टेपीज से जुड़ा होता है। देखिए ये हड्डी जो है वो कहलाती है स्टेपीज, ये हड्डी स्टेपीज कहलाती है। ये वाली हड्डी छोटी वाली इनकस और ये वाली मैलियस कहलाती है। तो मध्य कड़ में 3 हड्डियां आती हैं, कौन कौन सी, मैलियस, इनकस, स्टेपीज। इन तीनों को सम्मिलित रूप से कड़ अस्थिकाएं यानी ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। ये क्वेश्चंस खूब पूछा जाता है कि कड़ अस्थिकाएं कौन कौन सी होती हैं। तो कड़ अस्थिकाएं 3, मैलियस, इनकस और स्टेपीज, ये तीनों छोटी छोटी हड्डियां हैं, हमारे सुनने में मदद करती हैं। जब कोई भी ध्वनि तरंग इसमें से होकर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से होकर इस पर जाता है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इस पर प्रेशर डालती है। तो ये हड्डियां इस तरह से, और फिर ये हड्डी, अब इस ये हिलेगा तो ये भी हिलेगा, और ये हिलेगा तो ये भी हिलेगा। यानी ये जो है किस पर दबाव डालती हैं, कॉक्लिया पर। ये कॉक्लिया, ये जो है भाग इनर ईयर कहलाता है। इनर ईयर में एक कॉक्लिया होता है जिसमें फ्लूइड भरा होता है। इन सब के बारे में डिटेल आपको आगे बताया जाएगा। फ्लूइड भरा होता है, तरल, जो इस ध्वनि तरंग से कंपन महसूस करता है, और कंपन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में नर्व इम्पल्स क्रिएट करके इसे ब्रेन को भेजता है, और जो जिस तरह का आवाज़ होता है उसे सेंस करता है, और इसको ऑडिटरी नर्व के द्वारा हमारे मस्तिष्क में भेजता है, और हमें पता चलता है कि हम क्या चीज़ सुन पा रहे हैं। ठीक, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, बोन है, देखा हुआ है, स्कल बोन, स्कल बोन, ये सब बोन है। ठीक है, ये सब बोन है, हड्डियां हैं। आपने पढ़ा था स्कल में यानी करोटी में, खोपड़ी में 2 टेम्पोरल बोन होते हैं। यहाँ पर ये जो है टेम्पोरल बोन का हिस्सा है, टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के अंदर एक खाली गुहा होती है जिसे हम कड़पटा गुहा यानी टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं। टिम्पैनिक कैविटी ही क्या है, ये है, मिडिल ईयर कह सकते हैं। मिडिल ईयर क्या होता है, टेम्पोरल बोन से बना हुआ एक गुहा है जिसे हम टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं। इसमें 3 हड्डियां पाई जाती हैं जो सुनने में हेल्प करती हैं। किस प्रकार से आगे आपको बताया जाएगा। आइए अब थोड़ा सा और डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, आउटर ईयर के पहले पार्ट पिन्ना से जो बाहर होता है। इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये किससे बना होता है, तो ये बना होता है लचीली तंतुमय उपास्थि से, लचीली तंतुमय उपास्थि से, यानी इसे इंग्लिश में कह सकते हैं इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज। यानी इसमें कोई बोन नहीं पाया जाता, ये पिन्ना मसल्स। ठीक है, यहाँ पर कोई बोन नहीं पाया जाता, और पिन्ना मसल्स जो होती हैं, यहाँ पर जो भी मसल्स हैं वे क्या हैं, वेस्ट हैं, इनका कोई प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। अब आमिर खान उसको अगर घुमा भी लेते हैं तो भी उसका कोई यूज़ तो नहीं है। तो ये एक अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य में अवशेषी अंग के रूप में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो कुछ चीज़ें आपको बताई गई हैं, जैसे सबसे अंतिम का जो आपका चवर्णक है यानी मोलर, ठीक है, मोलर, लास्ट मोलर, और उसके बाद ये पिन्ना, ये अवशेषी अंग होता है। नाखून अवशेषी अंग है, बाल अवशेषी अंग है। तो पिन्ना किसका बना होता है, लचीली तंतुमय उपास्थि का बना होता है। इसका कार्य क्या होता है, ये क्या करता है,
वायु में उपस्थित जो ध्वनि तरंग है उसको एकत्र करके हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल यानी किसको भेजता है, बाह्य श्रवण गुहा को, बाह्य श्रवण गुहा को भेजता है। बस याद करिए, शुरू से मैं आपको याद कराने की तरीका बताता हूँ कैसे आपको याद करना है। याद करना है आपको कर्ण अथवा कान, याद करेंगे कर्ण अथवा कान दो संवेदी क्रियाएं करता है, एक सुनना और दूसरा शरीर का संतुलन बनाए रखना। इसलिए इस अंग को श्रवणो संतुलन अंग यानी स्टैटो अकॉस्टिक ऑर्गन कहते हैं। फिर याद करेंगे कर्ण को 3 भागों में बांटा गया है, आउटर ईयर यानी बाह्य कर्ण, मिडिल ईयर यानी मध्य कर्ण और इनर ईयर यानी अंतःकर्ण। फिर याद करेंगे बाह्य कर्ण में 3 चीज़ें आती हैं, पिन्ना, कर्ण पिन्ना, बाह्य श्रवण गुहा यानी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम मिएटस भी कहते हैं, मिएटस, ठीक है। इसे हम ईयर पिन्ना भी कहते हैं और साथ ही हम इसे ऑरिकल भी कहते हैं, ऑरिकल, ठीक है, इसे हम ऑरिकल भी कहते हैं और इसे हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या मिएटस भी कहते हैं। और ये जो भाग होता है ये कहलाता है कर्णपटह झिल्ली यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या इसे हम कान का पर्दा भी कहते हैं, कान का पर्दा। क्लियर है? इतनी बातें हमने आपको बताया कि बाह्य कर्ण तक, बाह्य कर्ण में एक ईयर पिन्ना यानी कर्ण पिन्ना पाया जाता है जिसे हम ऑरिकल भी कहते हैं। यहाँ से एक नली निकलती है जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक जाती है जिसे हम श्रवण गुहा, बाह्य श्रवण गुहा कहते हैं। इस नली को हम क्या कहते हैं, बाह्य श्रवण गुहा। इसी में हम माचिस की तीली डालते हैं और कान की सफाई करते हैं, यहाँ तक ना पहुँचने पाए, सब लोग मना करते हैं ना। इसे हम बाह्य श्रवण गुहा यानी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या मिएटस कहते हैं। जो कान का पर्दा होता है उसे हम कर्णपटह झिल्ली यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। इतना भाग जो है वो है बाह्य कर्ण का, आउटर ईयर का। अब यहाँ पर हम पहले याद कर लें, आपको बता दें पिन्ना का कार्य क्या है। तो पिन्ना एक लचीली तंतुमय उपास्थि यानी इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज से मिलकर बना होता है और ये वायु में उपस्थित ध्वनि तरंग को इकट्ठा करके भेजता है बाह्य श्रवण गुहा में। ये जो आपको बना कर दिखाए हैं ये ध्वनि तरंग हैं, ये जाती हैं पिन्ना से होते हुए एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में और फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से ये ध्वनि तरंगें कहाँ जाती हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के रास्ते इस पर पड़ती हैं और फिर इससे कंपन होता है और वो कंपन महसूस होता है कॉक्लिया के में अंदर भरे द्रव में और द्रव से वो सिग्नल्स क्रिएट होते हैं कि क्या चीज़ें आ रही हैं, कौन सी आवाज़ आ रही है। वो सिग्नल्स इनके द्वारा रिसीव की जाती हैं, इनके द्वारा रिसीव की जाती हैं और ब्रेन को भेज दी जाती है, मस्तिष्क को भेज दी जाती है और इस प्रकार से हमें पता चलता है कि क्या चीज़ हम सुन पा रहे हैं। ये हो गया इनके बारे में। अब आते हैं बाह्य श्रवण गुहा के बारे में। ये क्या है, बाह्य श्रवण गुहा के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बाह्य श्रवण गुहा एक नली है जो पिन्ना से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक फैली होती है। इनकी जो दीवार होती हैं, इनकी जो दीवार है वो रोम युक्त होती है, यानी इसमें रोए पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं, रोम युक्त होते हैं। साथ ही इनके दीवारों में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जो मोम स्रावित करती हैं, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में मोम स्रावित करने वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं, मोम स्रावित करने वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं। वो ग्रंथियां तैलीय या वसा ग्रंथियां होती हैं जिन्हें हम कहते हैं वैक्सी और सेरुमिनस ग्लैंड। इनसे किस चीज़ का स्राव होता है, वैक्स यानी कर्ण मोम, ईयर वैक्स का कर्ण मोम का स्राव होता है। जो आप लोग सामान्य भाषा में कहते हैं ना खूंट, जो ब्राउन कलर का होता है निकलता रहता है, उसी को कहते हैं ईयर वैक्स यानी कर्ण मोम, जो किससे स्रावित होती है, बाह्य श्रवण की गुहा के दीवारों से। क्योंकि बाह्य श्रवण गुहा की दीवारों में ये ग्रंथियां पाई जाती हैं और इनसे लगातार कर्ण मोम का स्राव होता रहता है। ये कर्ण मोम इनके लिए स्रावित होती हैं, कान के पर्दे के लिए स्रावित होती हैं। ये कान के पर्दे पर फैली होती हैं जिससे कान का पर्दा क्या रहे, नम बना रहे, ठीक है। बस
अब आते हैं हम कर्णपटा झिल्ली के बारे में। तो कर्णपटा झिल्ली जो होती है वो एक महीन और एक दृढ़ झिल्ली है। अगर आप इसे देखें तो ये अर्ध पारदर्शी होता है, पूर्ण पारदर्शी नहीं कह सकते हैं, अर्ध पारदर्शी, महीन और दृढ़ झिल्ली होती है जो संयोजी ऊतक से मिलकर बनी होती है। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य ध्वनि तरंगों को यहाँ से ले जाकर मध्य कर्ण तक पहुँचाना। अब आते हैं हम मिडिल ईयर यानी मध्य कर्ण के बारे में पढ़ते हैं। मध्य कर्ण, आपने जाना कि मध्य कर्ण क्या है? मध्य कर्ण एक खाली गुहा है, कैविटी, जो किससे मिलकर बनी होती है? देखिए इसके आसपास बगल अगल में सब क्या है? बोन्स हैं। किसके बोन्स हैं? स्कल बोन्स। स्कल के कौन से भाग का बोन है? तो टेम्पोरल बोन का भाग है, टेम्पोरल बोन का भाग होता है। दोनों साइड में टेम्पोरल बोन बताए थे पाया जाता है। तो टेम्पोरल बोन बीच में एक खाली गुहा बनाती है, उस खाली गुहा को हम कर्णपटा कैविटी कहते हैं, यानी गुहा। कर्णपटा कैविटी यानी टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं। कर्णपटा गुहा यानी टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं। और इसी कर्णपटा गुहा को हम क्या कहते हैं? मध्य कर्ण। इस मध्य कर्ण में 3 मुख्य रूप से हड्डियां पाई जाती हैं, छोटी छोटी, जिन्हें हम मैलियस, इनकस और स्टेपीज कहते हैं। इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम कर्ण अस्थिकाएं यानी ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। कर्ण अस्थिकाएं यानी ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। पूछा जाएगा कि कर्ण अस्थिकाएं कौन कौन सी होती हैं? तो ईयर अस्थिकाएं 3 होती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। ठीक है, 3 अस्थियां मिलकर सम्मिलित रूप से कर्ण अस्थिकाएं बनाते हैं। मैलियस हो गया, जो मैलियस होता है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है और पीछे साइड में इनकस हड्डी से जुड़ा होता है। इनकस हड्डी का जो पिछला भाग है वो स्टेपीज हड्डी से जुड़ा होता है और स्टेपीज जुड़ा होता है किससे? कॉक्लिया से। मध्य कर्ण से एक नली निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, ये खूब क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में। मध्य कर्ण से एक नली निकलती है जिसे हम कहते हैं यूस्टेकियन ट्यूब, यूस्टेकियन नलिका। मध्य कर्ण से एक यूस्टेकियन नलिका निकलती है जो नासा मार्ग आगे अंदर आप जाएंगे तो नासा मार्ग का एक स्थान होता है जिसे हम नासा ग्रसनी कहते हैं। नासा ग्रसनी में यानी नासोफेरिंक्स में खुलता है। नासोफेरिंक्स के बारे में आपको चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर्स में आपको बताया गया था, डिटेल बताया था मैंने। वहाँ पर भी बताया था कि नासोफेरिंक्स एक ऐसा स्थान है जहाँ पर यूस्टेकियन नलिका खुलती है, कान से निकलने वाली एक नलिका खुलती है। ठीक, आ करेंगे तो अंदर जो फेरिंग्स वाला भाग है, फेरिंग्स के ऊपरी जो भाग होता है वहीं पर ये होता है नासोफेरिंक्स। तो मध्य कर्ण से एक यूस्टेकियन नलिका निकलकर नासा ग्रसनी यानी नासोफेरिंक्स में खुलती है। यह क्या है, किस लिए खुलती है? इससे अंदर की तरफ अगर आप देखें तो ये कान का पर्दा है, कान का पर्दा है। अगर एक ही तरफ से बहाव आता रहे, वायु का बहाव एक तरफ से आता रहे तो ये फट जाएगा। इसलिए एक रास्ता मुंह की तरफ खुला हुआ है कि वायु इसके रास्ते भी अंदर आ सके। वायु इसके रास्ते अंदर आता है और वायु इसके रास्ते भी अंदर आता है। इस प्रकार से जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो सेफ बना रहता है, यानी इसके भीतर और बाहर दोनों तरफ वायु का दबाव एक समान बना रहता है। अगर ऐसा ना हो तो कान का पर्दा फट जाएगा। तो इसीलिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के इनर साइड और आउटर साइड दोनों तरफ कहीं ना कहीं ऐसे स्थान से खुला है जहाँ से वायु आ जा सके। अब आपने देखा होगा, आप तो सोच रहे होंगे कि इधर से चलो वायु आता है, खुला हुआ भाग है, इधर से कैसे आता है? आता रहता है वायु हल्के कम, लेकिन कम मात्रा में, लेकिन आती जरूर है वायु। इसीलिए इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का अपनी स्थिति बनी रहती है, ये फटता नहीं है। इस पर एक निश्चित दबाव पड़ता है भीतर की तरफ से और बाहर की तरफ से वायु के द्वारा। अब आप सोचते होंगे कि ये कैसे आता है, तो थोड़ी देर आप अपने दोनों नाक को बंद कर लीजिए और बंद करके खूब तेज सांस को छोड़िए नाक के रास्ते। खूब तेज नाक के रास्ते जब आप छोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको महसूस होगा कि जो वायु है वो इन कानों के रास्ते से निकल रही है। करके देख लीजिए, दोनों नाक बंद करिए और खूब तेज से सांस छोड़िए तो आपको लगेगा और तेज, तो जिससे लगेगा कि यहाँ से कान से ये वायु निकल रही है।
तो किसके रास्ते निकलती हैं? इसके रास्ते, यूस्टिकियन नलिका के रास्ते। समझ में आया? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के भीतर और बाहर वायु का दबाव एक समान बना रहता है। इसका कारण एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से वायु का आना और दूसरा यूस्टिकियन नलिका से वायु का आना। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने इसके बारे में पढ़ लिया मिडिल ईयर में माइलियस इनकस और स्टेपीज के बारे में। अब आप पहले इतना लिख लीजिए मध्य कर्ण तक, क्योंकि इनर ईयर अभी थोड़ा डेप्थ है तो इसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। अभी आपको मध्य कर्ण तक लिख कर याद करना है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। कान, कर्ण अथवा कान, जिसके दो संवेदी क्रियाएं होती हैं, एक सुनना और शरीर का संतुलन बनाए रखना, इसलिए इसे हम श्रवणो संतुलन अंग यानी स्टैटो ऑक्स्टिक ऑर्गन कहते हैं। कान को 3 भागों में बांटा गया है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। आपने जाना कि बाह्य कर्ण में 3 चीजें आती हैं, एक पिन्ना, दूसरा बाह्य श्रवण गुहा यानी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और तीसरा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कड़पटा झिल्ली या कान का पर्दा। आपने पढ़ा कि पिन्ना लचीली तंतुमय उपास्थि से मिलकर बना होता है। इसका कार्य होता है वायु में उपस्थित ध्वनि तरंगों को बाह्य श्रवण गुहा में पहुंचाना। बाह्य श्रवण गुहा के बारे में आपने जाना कि एक ऐसी नली है जो पिन्ना से लेकर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक फैली होती है। इसके दीवार रोम युक्त होते हैं और इसमें कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कर्ण मोम यानी ईयर वैक्स का स्राव करती हैं, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को नम व लचीली बनाए रखती हैं। मध्य कर्ण के बारे में आपने जाना, मध्य कर्ण स्कल बोन के टेम्पोरल बोन का एक कैविटी है जिसे हम टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं। इस टिम्पैनिक कैविटी से एक नली जिसे हम यूस्टिकियन नलिका कहते हैं निकलती है, जो नासा ग्रसनी यानी नासोफेरिंक्स में खुलती है। इस प्रकार से कर्णपटा झिल्ली के भीतर तथा बाहर वायु का दबाव एक समान बना रहता है, क्योंकि वायु इस रास्ते और इस रास्ते भी आती रहती है। फिर आपने जाना कि इस टिम्पैनिक कैविटी यानी मध्य कर्ण में 3 छोटी छोटी अस्थिकाएं पाई जाती हैं, माइलियस, इनकस और स्टेपीज। इन तीनों अस्थिकाओं को सम्मिलित रूप से हम कर्ण अस्थिकाएं यानी ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, जो ध्वनि तरंग आती है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के द्वारा इसके द्वारा महसूस की जाती हैं। जब ध्वनि तरंग आता है तो ये मूव करता है ऐसे पीछे, तो ये जब पीछे होगा तो ये क्या होगा, आगे होगा। ये आगे होगा तो ये क्या होगा, इस पर दबाव डालेगा। ठीक है, तो जब इसके द्वारा इस पर दबाव पड़ता है, कॉक्लिया ही मेन सेंटर है, कॉक्लिया पर जब दबाव पड़ता है तो कॉक्लिया के अंदर तरल भरा होता है, वो तरल कंपन महसूस करती है और उसके अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, जो इन चीज़ों को महसूस करती हैं कंपन को, और इसकी जो संवेदना है उसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी हम कह सकते हैं नर्व इम्पल्स में क्रिएट करके नर्व्स के द्वारा हमारी ब्रेन को भेज देती हैं कि हम क्या चीज़ सुन रहे हैं। बस अब आप हेडिंग डालेंगे, कुछ पॉइंट लिखेंगे। हेडिंग डालेंगे कर्ण अथवा कान, लिखेंगे कर्ण अथवा कान 2 संवेदी क्रियाएं करता है, पहला सुनना तथा दूसरा शरीर का संतुलन बनाए रखना। इसलिए कर्ण अथवा कान को हम श्रवणो संतुलन अंग यानी स्टैटो ऑक्स्टिक ऑर्गन कहते हैं। कर्ण को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, पहला बाह्य कर्ण, दूसरा मध्य कर्ण और तीसरा अंतःकर्ण। अब पहला हेडिंग डालेंगे बाह्य कर्ण यानी आउटर ईयर, लिखेंगे प्रत्येक बाह्य कर्ण 3 भागों, कर्ण पिन्ना यानी ईयर पिन्ना या ऑरिकल, दूसरा बाह्य श्रवण गुहा यानी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और मिएटस, तथा कड़पटा झिल्ली यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। अब आप पहला हेडिंग डालेंगे कर्ण पिन्ना यानी ईयर पिन्ना और ऑरिकल, AURICLE ऑरिकल। कर्ण पिन्ना के बारे में लिखेंगे, यह लचीली तंतुमय उपास्थि यानी इलास्टिक फाइब्रोकार्टिलेज से मिलकर बना होता है। यह वायु में उपस्थित ध्वनि तरंगों को एकत्र करके बाह्य श्रवण गुहा में भेजता है। अब आप दूसरा हेडिंग डालेंगे बाह्य श्रवण गुहा। बाह्य श्रवण गुहा यानी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और मिएटस इसे कहते हैं। लिखेंगे बाह्य श्रवण गुहा पिन्ना से कड़पटा झिल्ली यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक फैला एक नली है। इसकी दीवार रोम युक्त होती है तथा इसकी दीवार पर मोम स्रावित करने वाली तैल अथवा वसा ग्रंथियां यानी वैक्सी और सेरुमिनस ग्लैंड पाई जाती हैं, जो
कर्ण मोम यानी ईयर वैक्स का स्राव करती हैं। लिखेंगे कर्ण मोम कर्ण झिल्ली यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को नम व चिकना बनाए रखता है। बस अब आप तीसरा हेडिंग डालेंगे कर्ण झिल्ली। कर्ण झिल्ली के बारे में लिखेंगे कि यह एक महीन संयोजी ऊतक से बनी अर्ध पारदर्शक दृढ़ झिल्ली होती है। बस अब आप हेडिंग डालेंगे मध्य कर्ण यानी मिडिल ईयर। लिखेंगे मध्य कर्ण में यह टेम्पोरल, ऐसे लिखेंगे यह करोटी यानी स्कल, करोटी के टेम्पोरल अस्थि से बनी एक असममित गुहा है जिसे कर्णपटा गुहा यानी टिम्पैनिक कैविटी भी कहते हैं। लिखेंगे इससे एक यूस्टेकियन नलिका निकलती है जो नासाग्रसनी यानी नासोफैरिंक्स में खुलती है। इस प्रकार कर्णपटा झिल्ली पर भीतर व बाहर दोनों ओर से वायु का दबाव एक जैसा बना रहता है, जिससे कर्णपटा झिल्ली यानी कान का पर्दा फटता नहीं है। फिर लिखेंगे मध्य कर्ण में 3 छोटी छोटी अस्थिकाएं पाई जाती हैं जो हैं मैलियस, इनकस और स्टेपीज। मैलियस, इनकस और स्टेपीज, इसका कोई हिंदी नहीं है, स्टेपीज। लिखेंगे इन तीनों को सम्मिलित रूप से कर्ण अस्थिकाएं यानी ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। लिखेंगे मैलियस सबसे बड़ा हथौड़े जैसा अस्थि है जिसका अग्र सिरा कर्णपटा झिल्ली से तथा पश्च सिरा इनकस से जुड़ा होता है। फिर आगे लिखेंगे इनकस एक निहाई जैसी संरचना है जिसका बाहरी सिरा मैलियस से तथा अंतः सिरा स्टेपीज से जुड़ा होता है। फिर लिखेंगे स्टेपीज घोड़े के रकाब जैसी संरचना होती है। बस अब आप लिखेंगे कुछ चीज़ें हैं। आपसे एक क्वेश्चन है, आप उसका आंसर जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में दीजिए कि ध्वनि का मापक किसे कहते हैं। देखिए मनुष्य सामान्यतः 50 डेसिबल तीव्रता वाले ध्वनि को सहन कर सकता है। ठीक है, कहा जाता है 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि हानिकारक होती है। लगातार 90 से 100 डेसिबल तीव्रता वाली ध्वनि में रहने पर बहरापन हो जाता है। लगातार अगर आप 90 से 100 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि में रह रहे हैं तो उससे बहरापन हो जाता है। यदि 160 डेसिबल ध्वनि की तीव्रता है तो उससे कान का पर्दा फट जाता है। ठीक है, ये भी स्टार बना के लिख लीजिए। स्टार बना के लिखेंगे कि मनुष्य 50 डेसिबल तीव्रता वाली ध्वनि को सहन कर सकता है। लिखेंगे मनुष्य के लिए 80 डेसिबल या इससे ऊपर की ध्वनि हानिकारक होती है। अगली लाइन से लिखेंगे लगातार 90 से 100 डेसिबल तीव्रता वाली ध्वनि में मनुष्य बहरा हो सकता है। नेक्स्ट लिखेंगे 160 डेसिबल की ध्वनि तीव्रता पर कान का पर्दा फट जाता है। अब आप हेडिंग डालेंगे अंतःकर्ण यानी इनर ईयर। पहले हम समझेंगे अंतःकर्ण में क्या क्या चीज़ें हैं और फिर हम आप इसको लिखवाएंगे। आइए अब समझते हैं अंतःकर्ण के बारे में। अंतःकर्ण आपने बाह्यकर्ण और मध्यकर्ण पढ़ लिया।
अब आप पढ़ेंगे अंतःकरण के बारे में। अंतःकरण में जो भी संरचना होती हैं उन संरचनाओं में द्रव भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, तरल भरा होता है, ठीक है। तो द्रव से भरे इस अंतःकरण को लेबिरिंथ कहा जाता है। द्रव से भरे अंतःकरण को लेबिरिंथ कहा जाता है, ठीक है। संरचना को आप अच्छी तरीके से समझेंगे तभी आपको आगे की क्रियाविधि समझ में आएगी। संरचना से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं। तो अंतःकरण जो होता है, इनर ईयर, वो द्रव से भरा हुआ संरचना है। इन सभी में द्रव भरा होता है। इन्हीं द्रव में जब कंपन होती है तो उसी कंपन को तंत्रिका आवेग के रूप में मस्तिष्क में भेजा जाता है और वही हमें आवाज़ यानी साउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो हमें सुनाई देता है कि क्या चीज़ आ रही है, कौन सी आवाज़ आ रही है। तो द्रव से भरे इस संपूर्ण संरचना को लेबिरिंथ कहते हैं। अब यहाँ तक रखेंगे, ये लेबिरिंथ भी दो लेबिरिंथ से बना होता है। एक अस्थिर लेबिरिंथ होता है, अस्थिर लेबिरिंथ यानी बोनी लेबिरिंथ, और दूसरा झिल्ली नुमा लेबिरिंथ यानी मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। यानी ये जो संरचना है, कह सकते हैं कि अगर हम इसको ओपन करें, इतना भाग अगर हम ओपन करें तो हमको कुछ ऐसी संरचना दिखाई देगी। इतना भाग ये ऐसे बना हुआ, ठीक। अब ये जो ऊपर वाला भाग है जो रेड कलर से दिख रहा है, ये रेड कलर से जो भाग दिख रहा है, ये कहलाता है बोनी लेबिरिंथ। जो ऊपर पाया जाता है उसे हम कहते हैं बोनी लेबिरिंथ। बोनी लेबिरिंथ, ये क्या है? बोनी लेबिरिंथ, ठीक है। यहाँ पर रेड कलर से, यहाँ पर ब्लू कलर से जो ऊपर का हिस्सा है वो बोनी लेबिरिंथ कहलाता है। अगर हम इस बोनी लेबिरिंथ को काट कर देखें तो काट कर देखेंगे तो इसके अंदर एक और थैली पाई जाती है, इतनी चौड़ी एक और थैली पाई जाती है ऐसे। इस थैली को हम कहते हैं झिल्ली नुमा लेबिरिंथ, ठीक है। मतलब ऐसे समझिए, जैसे ये देखिए, ये यहाँ पर जो पॉइंट है, पॉइंट ये अंदर का भाग है। अगर हम इसको ऐसे बंद कर दें तब, ठीक, तो अंदर का जो भाग है वो इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अंदर का जो भाग है वो है झिल्ली नुमा लेबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। अगर हम इसको बंद करते हैं तो ये जो आउटर कवरिंग है ये कहलाता है अस्थिर लेबिरिंथ यानी बोनी लेबिरिंथ। कह सकते हैं कि ये जो झिल्ली नुमा लेबिरिंथ है, ऐसे एक पाइप है झिल्ली नुमा, उसे हम मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कहते हैं। इसके चारों ओर एक और लेबिरिंथ पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? बोनी लेबिरिंथ यानी अस्थिर लेबिरिंथ। अस्थिर लेबिरिंथ यानी हम कह सकते हैं कि अस्थिर लेबिरिंथ के अंदर झिल्ली नुमा लेबिरिंथ पाया जाता है। अब इसको हम पैक कर दें चारों तरफ से, तो अब ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि ये जो रेड कलर से बना है ये कहला रहा अस्थिर लेबिरिंथ। अस्थिर लेबिरिंथ के अंदर जो ग्रीन पार्ट है ये क्या कहलाता है? झिल्ली नुमा लेबिरिंथ। यानी ये दो पाइप है, एक पाइप अंदर है और एक पाइप ऐसे बाहर से है, ठीक है। एक पाइप अंदर जो है वो कहलाता है झिल्ली नुमा लेबिरिंथ, और इस झिल्ली नुमा लेबिरिंथ के बाहर जो पाइप है उसे हम कहते हैं बोनी लेबिरिंथ यानी अस्थिर लेबिरिंथ। बस यही समझाना था आपको। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, यहाँ पर खोल कर दिखाया गया है। अब जो आप यहाँ पर ब्लू कलर की संरचना देख रहे हैं, ये ब्लू कलर बाहर की संरचना है, जो बाहर की संरचना है जो हमें दिखाई देती है उसे हम कहते हैं अस्थिर लेबिरिंथ। अस्थिर लेबिरिंथ, ये भी देख रहे हैं, ये भी अस्थिर लेबिरिंथ है।
इतना भाग जो आप देख रहे हैं इसको हम काट दिए हैं, यानी इन हिस्सों से अस्थिल लेबिरिंथ यानी इस संरचना को काटकर निकाल दिया गया है। और जो अंदर की संरचना आपको दिखाई दे रही है रेड कलर से, ये रेड कलर वाला जो पाइप है ये हमारा क्या कहलाता है, झिल्ली नुमा लेबिरिंथ, झिल्ली नुमा लेबिरिंथ। बात समझ में आई? हम ये समझाना चाहते हैं कि ये जो पाइप है, ये जो सिस्टम है, ये जो संरचना है, इसके अंदर दो पाइप है। एक अंदर पाइप है, इस पाइप को हम कहते हैं झिल्ली नुमा लेबिरिंथ, और इसके बाहर जो पाइप पाया जाता है ऐसे, इस पाइप को हम कहते हैं अस्थिल लेबिरिंथ यानी बोनी लेबिरिंथ। समझ में आया? यानी अंतःकण को हम लेबिरिंथ कहते हैं क्योंकि ये द्रव से भरा होता है। द्रव से भरे अंतःकण को लेबिरिंथ कहा जाता है। लेबिरिंथ अस्थिल लेबिरिंथ और झिल्ली नुमा लेबिरिंथ से मिलकर बना होता है। अस्थिल लेबिरिंथ के अंदर झिल्ली नुमा लेबिरिंथ पाया जाता है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि इस पाइप के अंदर जो द्रव पाया जाता है, यानी झिल्ली नुमा लेबिरिंथ के अंदर इस जगह पर जो द्रव पाया जाता है, इस जगह पर जो द्रव पाया जाता है, क्योंकि द्रव से भरा हुआ है ना पूरा, तो इस झिल्ली नुमा लेबिरिंथ के अंदर जो द्रव पाया जाता है उस द्रव को हम कहते हैं एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ को पूछा जाता है। एंडोलिम्फ कहाँ पाया जाता है? झिल्ली नुमा लेबिरिंथ में, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर रेड कलर, इनके अंदर जो भी द्रव पाया जाता है, इनके अंदर जो भी द्रव भरा होता है उस द्रव को हम कहते हैं एंडोलिम्फ। अब इसके बाहर का जो स्पेस है, इसके बाहर का जो स्पेस है, ये स्पेस किसका है? ये स्पेस है अस्थिल लेबिरिंथ का। देखिए अस्थिल लेबिरिंथ के बाहर ये जो स्पेस बच रहा है, अस्थिल लेबिरिंथ और झिल्ली नुमा लेबिरिंथ के बीच में जो स्पेस बच रहा है, उसमें जो द्रव पाया जाता है उस द्रव को हम कहते हैं पेरीलिम्फ। पेरीलिम्फ। ठीक, क्लियर है? अब आप पहले इतना याद करिए कि अंतःकण द्रव से भरा लेबिरिंथ होता है। लेबिरिंथ अस्थिल लेबिरिंथ और झिल्ली नुमा लेबिरिंथ से मिलकर बना होता है। अस्थिल लेबिरिंथ और इसके अंदर झिल्ली नुमा लेबिरिंथ से मिलकर बना होता है। झिल्ली नुमा लेबिरिंथ के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसे हम एंडोलिम्फ कहते हैं, और अस्थिल लेबिरिंथ के अंदर जो द्रव भरा होता है उसे हम पेरीलिम्फ कहते हैं। अब लेबिरिंथ में दो वेस में दो चैम्बर पाए जाते हैं। ये देखिए, एक ये चैम्बर है पूरा ब्लू कलर से बना हुआ है, इस चैम्बर को हम कहते हैं यूट्रिकल या यूट्रिकुलस। इस चैम्बर को हम कहते हैं यूट्रिकुलस। यूट्रिकुलस। और ये जो चैम्बर देख रहे हैं रेड कलर से, ये संपूर्ण क्या कहलाता है? सैकुलस। सैकुलस याद करिए। अंतःकण में दो वेस्म पाए जाते हैं, एक यूट्रिकुलस और दूसरा सैकुलस। सैकुलस जो होता है वो छोटा वेस्म होता है इन कंपैरिजन टू यूट्रिकुलस। सैकुलस का जो पिछला भाग है वो एक स्प्रिंग के समान संरचना से जुड़ा होता है। उस स्प्रिंग वाले संरचना को हम कॉक्लियर डक्ट कहते हैं। कॉक्लियर नलिका कहा जाता है, या इसे हम यहाँ पे लिखा है कॉक्लिया भी कहते हैं। कॉक्लिया कहते हैं। ये संपूर्ण संरचना क्या कहलाती है? कॉक्लिया कहलाती है, स्प्रिंग नुमा संरचना। ये कॉक्लिया सैकुलस से जिस स्थान पर जुड़ता है उस नली को हम कहते हैं रीयूनियंस ट्यूब्यूल्स, यानी रीयूनियन नलिका। ये रीयूनियंस नलिका। पूछा जाता है कि सैकुलस कॉक्लिया से किस नलिका द्वारा जुड़ा होता है, तो सैकुलस कॉक्लिया से रीयूनियंस नलिका द्वारा जुड़ा होता है। इनके पीछे एक नलिका पाई जाती है जिसे हम इंडोलिम्फेटिक डक्ट, इंडोलिम्फेटिक नलिका कहते हैं। तो सैकुलस के बारे में आपने जाना कि सैकुलस एक छोटा वेस्म होता है, इसका पिछला भाग एक स्प्रिंग नुमा संरचना से जुड़ा होता है जिसे हम कॉक्लिया
यानी कॉक्लियर नलिका कहते हैं। कॉक्लिया सैकुलस से एक नलिका द्वारा जुड़ी होती है जिसे हम रियूनियंस नलिका कहते हैं। यूट्रिकुलस अपेक्षाकृत बड़ा होता है। यूट्रिकुलस अपेक्षाकृत बड़ा होता है। इससे 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं निकलती हैं, 1, 2 और 3। यूट्रिकुलस से 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं निकलती हैं और ये लगभग 90 अंश की कोण पर मुड़कर फिर से यूट्रिकुलस में ही खुलती हैं। ठीक है, याद करिए, यूट्रिकुलस से 3, देखिए एक यहाँ से ये निकला नली और एक यहाँ से ये निकला नली और एक यहाँ से ये निकला नली। तो यूट्रिकुलस से 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं सेमी सर्कुलर कैनाल्स निकलती हैं जो यूट्रिकुलस में खुलती हैं। लेकिन ये जो नलियां निकलती हैं वो जब यूट्रिकुलस में आती हैं तो फूल जाती हैं। इस फूले हुए भाग को हम एम्पुला कहते हैं। याद करिए, यूट्रिकुलस से 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं निकलती हैं जिनका अंतिम छोर यानी डिस्टल एंड फूला हुआ होता है, उसे हम एम्पुला कहते हैं। अब ये फिगर का काम खत्म। ये फिगर आपको सिर्फ संरचना समझाने के लिए था। अब इसको हम काटेंगे, काट के अंदर देखेंगे कि अंदर क्या चीज़ें पाई जाती हैं। फिर हम और जूम करेंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ें पाई जाती हैं और इसके अंदर क्या चीज़ें पाई जाती हैं। बड़ा करके हम देखेंगे। एक बार फिर से अभी इस फिगर को हटाकर इस फिगर को समझने की पूरी कोशिश करिए। जितना भी बताया हूँ याद करिए। अंतःकरण, द्रव से भरे अंतःकरण को लेबिरिंथ कहा जाता है। लेबिरिंथ में 2 लेबिरिंथ होती हैं। एक जो बाहर की कवरिंग होती है, हड्डी वाली कवरिंग होती है, उसे हम अस्थिल लेबिरिंथ यानी बोनी लेबिरिंथ कहते हैं। अब इस हड्डी वाले कवरिंग के अंदर एक नली होती है जिसे हम झिल्लीनुमा लेबिरिंथ कहते हैं। झिल्लीनुमा लेबिरिंथ के अंदर जो द्रव भरा होता है उसे हम एंडोलिम्फ कहते हैं और अस्थिल लेबिरिंथ के अंदर जो द्रव भरा होता है उसे हम पेरीलिम्फ कहते हैं। फिर याद करेंगे कि अंतःकरण में 2 वेस में पाए जाते हैं, यूट्रिकुलस और सैकुलस। सैकुलस अपेक्षाकृत छोटा होता है। इसका पिछला भाग एक स्प्रिंग नुमा संरचना से जुड़ा होता है जिसे हम कॉक्लियर नलिका या कॉक्लिया कहते हैं। कॉक्लिया सैकुलस से जिस स्थान पर जुड़ता है जिस नली के द्वारा, उसे हम रीयूनियंस नली कहते हैं। यूट्रिकुलस अपेक्षाकृत बड़ा होता है। इससे 3 नलिकाएं निकलती हैं और ये तीनों नलिकाएं 90 अंश की डिग्री पर घूमकर फिर से यूट्रिकुलस में खुलती हैं और ये इन नलिकाओं का जो अंतिम छोर होता है, डिस्टल एंड होता है, वो फूला हुआ उभरा होता है बल्ब के समान। इस बल्ब के समान संरचना को हम एम्पुला कहते हैं। अब हम इस फिगर को छोड़ेंगे और इस फिगर पे आएंगे। इस एम्पुला भाग को देखिएगा, ये एम्पुला भाग है। ये जो फूला हुआ उभरा भाग है ये एम्पुला भाग है। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है, और तीसरा ये हो गया। ये जो फूला हुआ उभरा भाग है एम्पुला का, इसकी दीवार, इसकी आंतरिक दीवार देखेंगे तो इसकी आंतरिक दीवार, ये जो है आंतरिक दीवार, यहाँ पर देखिए उभरा हुआ होता है, ऐसे उभरा है। आंतरिक दीवार उभरा हुआ होता है। इस उभरे हुए दीवार को श्रवणकूट कहते हैं। इस उभरे हुए दीवार को हम श्रवणकूट यानी इंग्लिश में हम इसे ऑकोस्टिक रिज कहते हैं। ऑकोस्टिक रिज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ये उभरा हुआ भाग है, यहाँ पर देखिए ये उभरा हुआ भाग है, यहाँ पर देखिए ये उभरा हुआ भाग है। अब इसी को हम जूम करके बनाए हैं, इस भाग को हम जूम करके बनाए। देखिए ध्यान से फिर से एक बार समझिए कि एम्पुला की जो आंतरिक दीवार होती है वो उभरी हुई होती है। इस उभरे हुए भाग को हम श्रवणकूट या ऑकोस्टिक रिज कहते हैं, या इसी उभरे हुए भाग को हम क्या कहते हैं, श्रवणकूट, या हम इसे संवेदी कृष्टा कहते हैं। संवेदी कृष्टा कहते हैं, सेंसरी क्रिस्टा। आइए इस संवेदी क्रिस्टा को जूम करके देखते हैं। इस पूरे संरचना को हम जूम करके देखेंगे। यहाँ पर अभी हमने आपको बताया है कि ये जो आंतरिक दीवार है एम्पुला की, वो इस तरह से देखिए, जहाँ जहाँ पेन बना रहे हैं ये देखिए इस तरह से उभरा हुआ होता है। इस उभरे हुए संरचना को हम क्या कहते हैं, श्रवणकूट या ऑकोस्टिक रिज, या इसे हम संवेदी क्रिस्टा यानी सेंसरी क्रिस्टा कहते हैं। क्यों सेंसरी क्रिस्टा कहते हैं? क्योंकि इन सेंसरी क्रिस्टा पर, इन संवेदी कोशिकाओं पर अनेक
सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, माइक्रोविलाई। इन्हें हम स्टीरियोसीलिया कहते हैं, इन्हें हम स्टीरियोसीलिया कहते हैं। और इन स्टीरियोसीलिया, यहाँ पर देखिए स्टीरियोसीलिया लिखा हुआ है। स्टीरियोसीलिया जो होती हैं, इनके सिरों पर कुछ रोम पाए जाते हैं। इन रोम को हम कहते हैं काइनोसीलियम। ठीक है, ये जो रोम है उसे हम काइनोसीलियम कहते हैं। याद करिए, एम्पुला की आंतरिक दीवार उभरी हुई होती है, इसे हम श्रवणकूट यानी ऑकस्टिक रिज या संवेदी क्रिस्टा कहते हैं, क्योंकि इस उभरे हुए भाग पर जो संवेदी कोशिकाएं होती हैं उन पर ढेर सारे सूक्ष्मांकुर यानी माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, जिन्हें स्टीरियोसीलिया कहा जाता है। अभी इस वाले फिगर को नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये वाला यहाँ का भाग है, यूट्रिकुलर और सैकुलर का भाग है। एक छोटा सा बात आपको बता दें, सेम यही चीज जो एम्पुला में पाई जाती है, यही चीज आपका यूट्रिकुलस और सैकुलस में पाई जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि एम्पुला में इसे हम सेंसरी क्रिस्टा कहते हैं, एम्पुला में हम इसे सेंसरी क्रिस्टा कहते हैं, और इसी भाग को यहाँ यूट्रिकल में और सैकुल में इसे हम मैकुला कहते हैं। बस यही अंतर है, बाकी सब चीज़ें लगभग वही सारी पाई जाएंगी। सपोर्टिंग सेल्स यहाँ पर भी पाई जाती हैं, सपोर्टिंग सेल्स यहाँ पर भी पाई जाती हैं। ठीक है, हेयर सेल्स यहाँ पर भी पाई जाती हैं, हेयर बंडल्स यहाँ पर भी पाए जाते हैं। स्टीरियोसीलिया यहाँ पर भी पाई जाती हैं, स्टीरियोसीलिया यहाँ पर भी पाई जाती हैं। यहाँ पर भी द्रव भरा होता है, यहाँ पर भी द्रव भरा होता है। यहाँ पर इस द्रव को क्या कहते हैं? क्यूपुला कहते हैं। यहाँ पर जो द्रव द्वारा मेम्ब्रेन बनता है उसे हम ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन कहते हैं। एक अंतर कि यहाँ पर ऑटोकोनिया नहीं है, यहाँ पर ऑटोकोनिया पाया जाता है। बस फिर से हम बताते हैं, एम्पुला की आंतरिक दीवार उभरी होती है, जिसे श्रवणकूट या ऑकस्टिक रिज कहते हैं, या इसे संवेदी क्रिस्टा कहते हैं, क्योंकि इनकी संवेदी कोशिकाओं में बहुत सारे सूक्ष्मांकुर यानी माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, जिन्हें स्टीरियोसीलिया कहते हैं। स्टीरियोसीलिया के ऊपर रोम पाए जाते हैं, जिन्हें हम काइनोसीलियम कहते हैं। ठीक जिस प्रकार से एम्पुला में ये चीजें पाई जाती हैं, सेंसरी क्रिस्टा पाया जाता है, ये संपूर्ण संरचना क्या है? सेंसरी क्रिस्टा है। जिस तरह से एम्पुला में सेंसरी क्रिस्टा पाया जाता है, उसी तरीके से यूट्रिकल और सैक्यूल में भी ये संरचना पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर इसे सेंसरी क्रिस्टा नहीं कहकर मैकुला कहते हैं। अंतर क्या है? यहाँ पर भी वही चीज़ें पाई जाती हैं। देखिए यहाँ पर भी सपोर्टिंग सेल्स हैं, यहाँ पर भी देखिए ये सब सपोर्टिंग सेल्स हैं। इसे हम अवलंबन कोशिका कहते हैं, हिंदी में अवलंबन कोशिका कहते हैं। तो अब हम इस भाग को जूम करके देखते हैं। सपोर्टिंग सेल्स यहाँ पर पाई जाती हैं। ये जो अवलंबन कोशिका होती हैं वे एक तरल का स्राव करती हैं, यहाँ पर हमने ब्लू से बनाया है, तरल का स्राव करती हैं। ये तरल एक प्रकार की झिल्ली बना लेती है, जिसे हम ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन कहते हैं, ऑटोलिथिक झिल्ली कहते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पर जो सेंसरी क्रिस्टा में जो अवलंबन कोशिकाएं हैं वो भी एक द्रव का स्राव करती हैं, जो ब्लू कलर से दिखाए हैं, द्रव का स्राव करती हैं। इस द्रव के कारण एक गुंबद जैसी संरचना बन जाती है, इसे हम क्यूपुला कहते हैं। बस ठीक, ये था आपका एम्पुला में सेंसरी क्रिस्टा के बारे में और यूट्रिकल और सैकुल के मैकुला के बारे में। अंतर यहाँ पर क्या है? अंतर सिर्फ इतना कि यहाँ पर जो द्रव निकलता है अवलंबन कोशिका से, जो गुंबद जैसी संरचना बनाती है उसे हम क्यूपुला कहते हैं। यहाँ पर जो अवलंबन कोशिकाओं से द्रव निकलता है उसे हम ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और यहाँ पर कैल्शियम के छोटे छोटे कण जेली सदृश पदार्थ से बंधे होते हैं, लिपटे होते हैं, इसे हम ऑटोकोनिया कहते हैं। यहाँ पर जो नर्व फाइबर्स इन कोशिकाओं से जुड़ी होती हैं, नर्व फाइबर्स, क्योंकि यही इन्हीं का मूवमेंट जो होता है इधर 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 उधर, वही सब डिफरेंट टाइप्स के वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं और ये नर्व फाइबर के द्वारा कलेक्ट कर ली जाती हैं। यहाँ से निकली हुई जो नर्व फाइबर्स हैं वही आखिर में क्या बनाती हैं? श्रवण तंत्रिका यानी ऑडिटरी नर्व्स बनाती हैं। ऑडिटरी नर्व्स यानी श्रवण तंत्रिका बनाती हैं, जिसके द्वारा हम मस्तिष्क को सुनने की संवेदना भेज पाते हैं। बस
ये था आपका अंतःकरण के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कॉक्लिया की संरचना के बारे में। कॉक्लिया की आंतरिक संरचना किस प्रकार से होती है। तो कुछ पॉइंट है अंतःकरण के बारे में, आप इसे नोट कर लें। हेडिंग डालेंगे अंतःकरण इनर ईयर और लिखेंगे द्रव से भरे अंतःकरण को लेबिरिंथ कहते हैं। लिखेंगे लेबिरिंथ। अस्थिल लेबिरिंथ यानी बोनी लेबिरिंथ और झिल्ली नुमा लेबिरिंथ मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ से मिलकर बना होता है। लिखेंगे अस्थिल लेबिरिंथ के अंदर झिल्ली नुमा लेबिरिंथ बंद होता है। ठीक है, झिल्ली नुमा लेबिरिंथ बंद होता है। फिर लिखेंगे झिल्ली नुमा लेबिरिंथ में एंडोलिम्फ पाया जाता है तथा अस्थिल लेबिरिंथ में पेरीलिम्फ पाया जाता है। फिर लिखेंगे लेबिरिंथ यानी अंतःकरण में दो वेस्म होते हैं, एक यूट्रिकुलस और दूसरा सैकुलस। लिखेंगे सैकुलस अपेक्षाकृत छोटा होता है, जिसका पिछला भाग एक स्प्रिंग समान संरचना से जुड़ा होता है, जिसे कॉक्लियर नलिका या कॉक्लिया कहते हैं। कॉक्लिया सैकुलस से जिस नलिका द्वारा जुड़ा होता है उसे रीयूनियंस नलिका कहते हैं। फिर अगले लाइन से लिखेंगे यूट्रिकुलस अपेक्षाकृत बड़ा होता है, इससे 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं निकलती हैं जो लगभग 90 डिग्री अंश पर घूमकर वापस यूट्रिकुलस में खुलती हैं। इन नलिकाओं का अंतिम छोर यानी डिस्टल एंड फूला होता है, जिसे एम्पुला कहते हैं। फिर लिखेंगे एम्पुला की आंतरिक दीवार उभरी होती है, जिसे श्रवणकूट यानी ऑकस्टिक रिज या संवेदी क्रिस्टा सेंसरी क्रिस्टा कहते हैं, क्योंकि इनकी संवेदी कोशिकाओं में अनेक सूक्ष्मांकुर यानी माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, जिन्हें स्टीरियोसीलिया कहते हैं। स्टीरियोसीलिका के ऊपर चल रोम्स पाए जाते हैं, जिन्हें काइनोसीलियम कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यूट्रिकुलस और सैकुलस में एक श्रवणकूट यानी ऑकस्टिक रिज पाया जाता है, जिसे मैकुला कहते हैं। लिखेंगे यूट्रिकुलस और सैकुलस की आंतरिक दीवार में कुछ अवलंबन कोशिकाएं यानी सपोर्टिंग सेल्स पाई जाती हैं, जो जेली सदृश पदार्थ का स्राव करती हैं। यह पदार्थ एक झिल्ली नुमा संरचना बनाता है, जिसे ऑटोलिथिक झिल्ली यानी ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन कहते हैं। लिखेंगे इसी प्रकार एम्पुला की आंतरिक दीवार में भी अवलंबन कोशिकाएं यानी सपोर्टिंग सेल्स पाई जाती हैं, जो जेली सदृश द्रव का स्राव करती हैं। यह पदार्थ संवेदी क्रिस्टा के चारों ओर एक गुंबद जैसी झिल्ली बनाते हैं, जिसे क्यूपुला कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे यूट्रिकुलस और सैकुलस की श्रवणकूट के उभारों में कैल्शियम के छोटे छोटे कण जेली सदृश पदार्थ से लिपटे होते हैं, जिसे आटोकोनिया कहते हैं। लास्ट लाइन लिखेंगे अंतःकरण की सभी संवेदी कोशिकाओं से निकले तंत्रिका तंतु नर्व फाइबर आपस में मिलकर श्रवण तंत्रिका यानी ऑडिटरी नर्व्स बनाते हैं। बस ये था संपूर्ण कान के संरचना के बारे में, वायकर्ण के बारे में, मध्यकर्ण और अंतःकर्ण के बारे में। अब जो थोड़ा और डेप्थ में पढ़ना है वो कॉक्लिया की संरचना के बारे में पढ़ना है, क्योंकि जो मेन साउंड का इम्पल्स क्रिएट होता है वो कॉक्लिया में होता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे, और हाँ लास्ट पार्ट होगा वो आपका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो लास्ट पार्ट भी होगा, किस प्रकार से हमारा कान सुनने और संतुलन में सहायक होता है, इसके बारे में भी आपको वर्णन किया जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये पूरी टॉपिक आपको समझ में आई है। कान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, बार बार चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे पेरीलिम्फ, एंडोलिम्फ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। लेबिरिंथ में कौन कौन से लेबिरिंथ पाए जाते हैं, इसको याद करके फिगर बना के नोट करके समझ कर याद कर लीजिए। ठीक है, आगे की टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी चैनल के साथ। धन्यवाद।